जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास, बीए सेकेंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर मध्यकालीन यानी आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 AD टू 1757 AD। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यह क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाला है। साथ ही में हमने इसके पहले आपको समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया है, जाकर उनको देखिए। साथ ही मैंने एक मॉडल पेपर भी आपको समाजशास्त्र का सॉल्व कराया है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ यूनिट। यहाँ पर 3 यूनिट हैं, नहीं 4 यूनिट हैं, देख सकते हैं। आपके पेपर का यही नाम है। आपके 4 यूनिट नहीं है, 5, 6, 7, 8 यूनिट है कुल। तो आपके पहले पेपर का नाम है यहाँ पर, यानी पहला क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 5 या 2 प्रश्न, यानी 2 प्रश्न करने होते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दिखा रहा है, छोड़िए कोई बात नहीं। यहाँ पर शायद गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पर शायद गड़बड़ दिया। 2 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है आपको। तो वहाँ से आपको 5 प्रश्न या 10 प्रश्न, जितने प्रश्न, यानी जैसा आपके पेपर में पूछा रहेगा वैसा आपको करना है। तो इन सभी प्रश्नों भागों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पर कुतुबुद्दीन का यलदौज से क्या संघर्ष, यानी कि कुतुबुद्दीन का यलदौज से संघर्ष के बारे में यहाँ पर बताना है। कुतुबुद्दीन को सर्वप्रथम ताजुद्दीन यलदौज से संघर्ष करना पड़ा। गौरी की मृत्यु के बाद यलदौज ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। स्वयं को गजनी का स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। 1208 ईस्वी में ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन जन विद्रोह के कारण ऐबक को गजनी छोड़ना पड़ा और यलदौज ने गजनी पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन उसका प्रभाव गजनी तक ही सीमित रहा। इसमें यानी कि इतिहास मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आपको राजाओं महाराजाओं के बारे में प्रश्न आते हैं। ये उनका बेटा, ये वो उनका बेटा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। उनके बेटे ने राज किया, उनका बेटा ने राज किया, उनके बेटे ने उनके पुत्र को मारा, ऐसे वैसे फलाना ढकाना, जो भी बहुत, यानी कि बहुत, मानो तो एक अच्छा सब्जेक्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। यदि आप इसे सही से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आप कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केवल बीए वाले, ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे न देखें, ये सभी के लिए है। यदि आपके यूज़ यानी आपके लायक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक और उनकी समस्याएं। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी समस्याएं, तो यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। तो हम ज़्यादा इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे नहीं, आपको आंसर बताएंगे, आपको कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, आने के चांस हैं, आ नहीं सकते। तुर्कों के भारत पर आक्रमण से पूर्व उत्तर भारतीय राजवंश कौन था? तो सबसे पहले मुल्तान एवं सिंध का राज्य, फिर कश्मीर का राज्य, फिर नेपाल का राज्य, फिर असम का राज्य, गंधार का राज्य, मालवा का राज्य, उज्जैन का राज्य, गुजरात का सोलंकी राज्य, अजमेर का चौहान राज्य, कन्नौज का गहरवार राज्य, महोबा का चंदेल राज्य और मेवाड़ का सिसोदिया वंशीय राज्य। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहा है। और मोहम्मद गौरी, यह भी इम्पोर्टेंट है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तो गजनी के शासक अल्पतगीन के दास सुबुकतगीन ने 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया। तो इसमें नाम भी बहुत अजीब अजीब हैं, पढ़ने में थोड़ा इधर उधर की मात्राएं गड़बड़ हो जाती हैं, उस पर
इसके लिए सॉरी चाहते हैं। और नेक्स्ट है यह है आसम शाह। हाँ, आसम शाह कौन था? आसम शाह कौन था? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने पर उनके राज्य में अव्यवस्था फैल गई। क्या? अव्यवस्था फैल गई। ऐसे में अमीरों ने उसके पुत्र आरम शाह को शासक घोषित कर दिया, किंतु वह एक अयोग्य व्यक्ति था। इस परिस्थिति में ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो बदायूं का शासक था, दिल्ली आमंत्रित किया गया। उसने आरम शाह को युद्ध में पराजित कर सत्ता पर अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में दिया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सन 1139 ईस्वी में शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें जुड़वाई। कुतुब मीनार में आग लगने या बिजली गिरने के बाद इसका पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसमें कुल 5 मंजिल हैं। 1505 में जब भूकंप से यह मीनार क्षतिग्रस्त हुई तो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसके क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कराई। इस मीनार में कुल 379 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि एक कम 80 सीढ़ियाँ हैं, 380। नेक्स्ट प्रश्न है इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन। यहाँ पर देखिए, पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इल्तुतमिश का यह सिंहासनारोहण, यानी कि उनको जब गद्दी पर बैठाया गया तब का पूछ रहा है। इल्तुतमिश की 4 प्रारंभिक कठिनाइयाँ कौन थी? तो पहली है असंगठित राज्य, दूसरा तुर्क सरदारों का विरोध, तीसरा नसीरुद्दीन कुबाचा का भय। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ताजुद्दीन अलदौज का खतरा, चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है इल्तुतमिश का राजपूताना शक्तियों से संघर्ष। यहाँ पर चंदेलों के कालिंजर में, प्रतिहारों ने ग्वालियर में, चौहान ने रणथंभौर में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे इल्तुतमिश ने। अलवर में जादव भट्टी राजपूतों ने। इस तरह से विभिन्न है। चहलगानी व्यवस्था, ये सब जो प्रश्न है जिसमें पूछा नहीं है, जैसे इस टाइप जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपके टिप्पणी में कह देगा कि आपको चहलगानी व्यवस्था, या नीचे दिए गए प्रश्नों के टिप्पणी लिखिए, प्रश्नों पर टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे दे देगा चहलगानी व्यवस्था, दिल्ली का राजगद्दी, ऐसे दे देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय रजिया द्वारा विद्रोहों का दमन। दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय रजिया द्वारा विद्रोहों का दमन। नेक्स्ट है योग्यतम शासक के रूप में रजिया। नेक्स्ट प्रश्न रजिया सुल्तान के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। रजिया की अनुशासन प्रियता। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रजिया के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन थी? तो प्रमुख घटनाएं राजपद की दृढ़ता, और दूसरा साम्राज्य विस्तार के लिए कार्य, तीसरा प्रतिद्वंदियों का अंत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 1240 तक, यानी 4 साल तक शासन किया। 1236 से कितने साल तक? 4 साल तक शासन किया। 1236 से 1240 तक शासन किया। वह एक शासी सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन के समय प्रारंभिक कठिनाइयाँ। तो पहला प्रश्न है राजकीय पद की गरिमा क्षीण होना, दूसरा राज्य में विभिन्न विद्रोह होना। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन से रिलेटेड। तो बलबन द्वारा 40 सरदारों के संगठन का दमन कैसे हुआ? नेक्स्ट है बलबन के अंतर्गत गुप्तचरों का संगठन। अगला प्रश्न बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? बलबन ने न्याय व्यवस्था पर भी जोर दिया। वह निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखता था। वह बड़े बड़े पदाधिकारियों, सगे संबंधियों एवं मित्रों तक का भी पक्षपात नहीं करता था। बलबन का राजतत्व सिद्धांत पुराने ईरानी शासकों के सिद्धांत पर आधारित था।
इसकी सबसे प्रमुख विशेषता राजतत्व का अर्धदैवी स्वरूप था। नेक्स्ट प्रश्न है कैकुबाद का शासनकाल। कैकुबाद का शासनकाल। उलेमाओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति क्या थी? उलेमाओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति क्या थी? तो उलेमाओं के प्रति अविश्वास, दूसरा राज्य व धर्म की पृथकता यानी अलग। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अलाउद्दीन की मंगोल नीति क्या थी? अलाउद्दीन की मंगोल नीति क्या थी? एक पढ़ देते हैं हम। एक विशाल सेना संगठित की गई, सीमा प्रांत में अनेक नए दुर्ग बनवाए गए, नए और पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई, मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाली सैनिक चौकियों को सुदृढ़ किया गया, यानी उन्हें निर्माण बनाया गया, फिर इसे नया किया गया। नेक्स्ट अलाउद्दीन की गुप्तचर व पुलिस व्यवस्था कैसी थी? अलाउद्दीन की गुप्तचर व पुलिस व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति यहाँ पर दिया गया है। अलाउद्दीन के शासनकाल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो वह न्याय स्तोत्र सुल्तान था, सर्वोच्च न्यायाधीश था, न्याय करने में बड़ा कठोर था और मुकदमों का स्वयं निर्णय किया करता था। सुल्तान के बाद न्याय विभाग का पदाधिकारी काजी उल कजात था, जो मुकदमे साधारण श्रेणी के होते थे। उनका फैसला वजीर, शहजादे और अन्य पदाधिकारी भी करते थे। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति कैसी थी? यहाँ पर दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाद आते हैं जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जो 1209 ईस्वी में इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। वह एक दयालु और विनम्र शासक था। आगे बढ़ते हैं हम। मुहम्मद बिन तुगलक। अब जलालुद्दीन के बाद मुहम्मद बिन तुगलक आ गए। मुहम्मद बिन तुगलक की दोआब कर योजना कैसी थी? दोआब कर योजना ये क्या होता है? सुल्तान ने दोआब की समृद्धि को मद्देनजर रखकर अपनी विजय योजनाओं के लिए धनापूर्ति करने के लिहाज से दोआब में कर बढ़ा दिया। दुर्भाग्य से उस समय अकाल भी पड़ गया। फिर भी करों की वसूली कठोरता से की गई, इतनी कठोरता से कि किसान लोग एक प्रकार से भिखारी हो गए। यद्यपि सुल्तान ने तकाबी बाट कर नहरों और कुएं खुदवाकर तथा अन्य साधनों से लोगों की मदद की, परंतु तब बहुत विलंब हो चुका था और लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लाचारीवंश सहायता का उपयोग उदरपूर्ति के लिए कर दिया। सुल्तान को विवश हो योजना वापस लेनी पड़ी। नेक्स्ट है मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना, यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश के पतन के कारण क्या थे? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश के पतन के कारण क्या थे? तो पहला कारण राष्ट्रीयता का अभाव। क्या है? राष्ट्रीयता का अभाव। दूसरा क्या है हमारा? अन्य जातियों से संबंध। क्या है? अन्य जातियों से संबंध। दूसरा सैनिकों का पतन। चौथा क्या है हमारा? राजपूतों की स्वतंत्रता। क्या है? राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना। नेक्स्ट है अमीरों में संघर्ष। छठवां है उत्तराधिकार का कोई नियम न होना। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मुहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नेक्स्ट है मुहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना। तो यहाँ पर सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे का सिक्का का प्रचलन था उस समय। सांकेतिक मुद्रा का मतलब तांबे का सिक्का। नेक्स्ट तुगलक वंश के पतन में फिरोज शाह तुगलक की भूमिका क्या थी? प्रथम यहाँ पर दिया गया है। प्रथम, उसने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को महत्व दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि ऊंची से ऊंची बोली लगाने वाले को मिलती थी। नेक्स्ट प्रश्न है तुगलक वंश के पतन के कारण क्या थे? यहाँ पर दिया गया है, अभी हमने आपको बताया था। अमीर खुसरो। अब तुगलक वंश के बाद आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली में हुआ था। तारीख़े अल्लाही खुसरो कृत पुस्तक है इनकी। 1324 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। खुसरो औलिया को अपना गुरु मानते थे। इनके जीवन काल में 11 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, जिनमें से 7 की इन्होंने सेवा की। इन्हें अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने कविता की 99 पुस्तक लिखी है। बाबर का प्रारंभिक जीवन। अब आते हैं हमारे बाबर। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर ही था। क्या? भारत में मुगल
सत्ता का संस्थापक बाबर ही था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को शुक्रवार के दिन हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख था। उमर शेख तैमूर का वंशज था तथा फरगाना के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। बाबर की माता कुतलुग निगार चंगेज खान के वंशज के यूनुस की पुत्री थी। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 19 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस तरह के प्रश्न आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तत्पश्चात 21 अप्रैल को निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम की सेना ने बाबर की सेना पर प्रबल आक्रमण किया, किंतु बाबर की तुलुगमा पद्धति के चक्रव्यूह में फंस जाने के कारण इब्राहिम हार गया। 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगानों का सामना हुआ था। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन काल। यहाँ पर हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इनकी मां महिम बेगम थी। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं ने पानीपत के युद्ध में सेना की एक टुकड़ी का संचालन किया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध भाग लिया। बाबर ने रोगग्रस्त होने पर हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर ने उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठाया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हुमायूं के प्रथम अभियान, यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूं का पुनः सिंहासनरोहण। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उपरांत उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में फैली अव्यवस्था और पतन की स्थिति में हुमायूं को पुनः अवसर प्रदान किया गया। हुमायूं 1554 ईस्वी में रोहतास व 24 फरवरी 1955 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है हुमायूं की असफलता के कारण, यहाँ पर लिखा गया है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम 1576 ईस्वी में यह किताब तब लिखी जब अकबर ने आदेश दिया था कि वे सभी लोग बराबर व हुमायूं से जुड़े रहे, उनके संस्मरण लिखे। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। शेरशाह का प्रारंभिक जीवन। दूसरा आता है चौसा एवं बिलग्राम का युद्ध। चौसा एवं बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है शासन बनने के पश्चात शेरशाह की विजय। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, यहाँ पर कुल युद्ध ही मिलेंगे आपको। शेरशाह की कालिंजर विजय। नेक्स्ट है अकबर का प्रारंभिक जीवन यहाँ पर कैसा था। अब आता है अकबर। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने रविवार 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को एक पुत्र अकबर को जन्म दिया। 1551 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को गजनवी का सूबेदार नियुक्त किया व उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया से कर दिया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। जनवरी 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानूर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 ईस्वी को मुगल व हेमू की सेनाओं के मध्य हुआ था। दिन ए इलाही 1582 से 1605 ईस्वी तक का जो 1582 से 1605 ईस्वी तक का काल दिन ए इलाही का था। अकबर ने 1582 में इस नए धर्म की स्थापना की। अकबर इस धर्म का प्रतिपादक और प्रमुख था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर के नवरत्नों में के नाम इस प्रकार हैं बीरबल, महेश दास, अबुल फजल, तानसेन, यह अब्दुल रहीम खान, खाना मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमायूं, मुल्ला दो प्याजा। अकबर के नवरत्नों
हो गए। अब आता है जहांगीर का प्रारंभिक जीवन काल। तो अब 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सलीम था। 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु के पश्चात 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को शहजादा सलीम नूरउद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर ली, गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के साथ जहांगीर का संघर्ष। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न कवर कराया जाएगा। फिर उसके बाद दीर्घ, फिर उसके बाद ये भी क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। और यदि कोई मॉडल पेपर बचता है, मिलता है, तो आपको सॉल्व कराया जाएगा, यानी बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।